सीक्वेंस एंड सीरीज जैसे ही हम लोग बोलते हैं, सीक्वेंस की बात करते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज यानी दो अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो जैसे ही सीक्वेंस की बात करते हैं और मैथमेटिक्स में सीक्वेंस की बात करें तो हम लोग एक खास पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे दिमाग में जो इमेज बनता है कि कोई नंबर्स का कलेक्शन जो एक खास पैटर्न में हो, उसको हम लोग कहते हैं सीक्वेंस। लेकिन सीक्वेंस कब शुरू हुआ, कब हम लोग सीक्वेंस को जानना शुरू किए, इसकी हिस्ट्री बैक टू इजिप्शियन कल्चर में मतलब मिलता है। जब पेपेरस उनका जो जिस पे वो रिटन फॉर्मेट में मिलता है, जो पुरानी चीज़ों को लिखा हुआ, तो उस पर सीक्वेंस को समझने या एंशियंट इंडिया में वैदिक पीरियड की जो लिटरेचर है, मैथमेटिकल लिटरेचर है, उसमें सीक्वेंस के बारे में कई सारी जानकारियाँ मिलती। तो सीक्वेंस बेसिकली अगर कहा जाए तो एक पैटर्न, और नेचर में जब इंसान नेचर से कनेक्ट होता है तो सबसे पहले पैटर्न को ही देखता है, ऑब्जर्व करना शुरू करता है, पैटर्न के बेसिस पर चीज़ों का कैटेगराइजेशन शुरू करता है ना, और नंबर्स में रिफ्लेक्ट करते हैं। यानी कि नेचर को समझने के लिए नंबर्स की ज़रूरत होती है, नंबर्स का जन्म होता है ना, और नंबर्स में पैटर्न को देखने की कोशिश, यानी नेचर के पैटर्न को नंबर्स में देखने की कोशिश की जाती। कोई कह सकता है कि हम एक नंबर का पैटर्न तुम्हें दें और ये नंबर का पैटर्न किसी नेचुरल फेनोमेना को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ये कैसे कनेक्शन पॉसिबल है? नंबर्स कैसे किसी नेचुरल फेनोमेना को रिप्रेजेंट कर सकता है? मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में हम लोग नंबर्स से ही नेचर को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। लॉज, नेचर के लॉज, नेचर की क्वालिटी और क्वांटिटी, दो चीज़ होता है ना, क्वालिटी और क्वांटिटिव एनालिसिस हम लोग करते हैं, वो नंबर्स के पैटर्न, नंबर्स के जरिए हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो नंबर्स है क्या? नंबर्स को अगर देखा जाए तो नंबर्स कैसे शुरू हुआ था, तो नंबर्स और कुछ नहीं, नेचर का ही एक रिफ्लेक्शन है जो इंसानों ने उसको एक कॉन्क्रीट रूप दिया था। नेचर में काउंटिंग सबसे बेसिक चीज़ है ना, काउंटिंग और कैटेगराइजेशन की जब बात करते हैं, सीक्वेंस उसी पैटर्न को समझने की कोशिश जब डेवलप करती है तो वो सीक्वेंस के फॉर्म में सामने आती है। सबसे पहले एंशियंट इंडिया में कई ऐसे लिटरेचर मिलते हैं जो अलग अलग पैटर्न, नंबर के पैटर्न्स को समझने, उसको बनाने, उसको जोड़ तोड़ करने का काम करते हैं। लेकिन उसके बाद नंबर्स की जैसे हम लोग बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग नंबर्स में कैटेगराइजेशन को भी की भी बात करते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर है ना, नेचुरल नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, अलग अलग टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं, है ना। अलग अलग पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे नेचुरल नंबर हो, प्राइम नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो, कई ऐसे अलग अलग नंबर्स हैं, है ना। तो अब जैसे एग्जांपल प्राइम नंबर की बात करते हैं। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो खुद से डिविजिबल है, मतलब वो एक ऐसा नंबर्स का कैटेगराइजेशन है जो खुद से डिविजिबल है और वन से डिविजिबल, यानी दो ही डिविजिबल पॉसिबल हो, दो, टू एंड ओनली टू डिविजिबल जिस भी नंबर का है उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे वन प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वन का सिर्फ एक डिविजिबल है, वन खुद ही, है ना। बाकी टू एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है ना। फिर बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड है, क्योंकि बाकी सारे नंबर वन और खुद के अलावा टू से डिविजिबल होंगे जो इवन होंगे, है ना। लेकिन अगर पूछा जाए कि ठीक है बताओ सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है ही नहीं। लेकिन ये बात समझने में यूक्लिड को बहुत टाइम लग गया था। अभी भी कहा ऐसा जाता है कि मैथमेटिक्स में लोग पैटर्न की बेसिस पर सबसे बड़ा प्राइम नंबर खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक का जो नोन सबसे बड़ा प्राइम नंबर है, वो नोन सबसे बड़ा प्राइम नंबर 2 का पावर समथिंग मिलियन में है, -1 करके है। तो सवाल ये है कि प्राइम नंबर, यूक्लिड ने एकदम बेसिक लॉजिक दिया था कि लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा इस पैटर्न को समझने के लिए। उन्होंने कहा था कोई भी प्राइम नंबर का सेट लो, मान लेते हैं n एक लार्जेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। तो n के पहले जितना भी प्राइम नंबर होगा 2, 3, 5, 7 to m तक जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे, सबका अगर एलसीएम लिया जाए तो सबको मल्टीप्लाई करना होगा सीधे सीधे, है ना। और उसमें सबको मल्टीप्लाई करके -1 कर दो ना, तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं होता है। यानी कि सबका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल
-1 कर दो तो उनमें से किसी से वो डिविजिबल नहीं होता, यानी वो खुद एक प्राइम नंबर है। लॉजिकली हमने एक पैटर्न ऐसा खोजा जिसमें हमने क्या देखा कि प्राइम नंबर n कुछ भी हो सकता है ना। तो मान लो किसी नंबर को हमने ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर अगर कहा, तो उसके पहले जितने प्राइम नंबर सबका एलसीएम निकालो तो कोई उससे बड़ा नंबर आएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, उससे बड़ा नंबर आएगा, और उसमें 1 माइनस करो, यानी कि इन सारे प्राइम नंबर से एक और प्राइम नंबर मौजूद है ना। तो इस तरीके से प्राइम नंबर के बारे में यही बोला गया कि लार्जेस्ट प्राइम नंबर, लेकिन लार्जेस्ट प्राइम नंबर नहीं खोजा जा सकता है ना। तो इस तरीके से लोगों ने सीक्वेंस पैटर्न देखने समझने की कोशिश की, ये बस एक एग्जाम्पल था समझने के लिए, ठीक है। अब नेचर को ही रिफ्लेक्ट करते हुए एक 12th सेंचुरी में तुम लोग गोल्डन रेशियो का नाम कौन कौन सुना है यहाँ? गोल्डन रेशियो का नाम और कोई नहीं सुना है? अच्छा, गोल्डन रेशियो बहुत सारे फैक्ट्स वाले उसमें आते हैं, मतलब इंटरनेट पे भी मिल जाएगा और कई जगह मिल जाएगा। गोल्डन रेशियो 1.6 के करीब एक नंबर है, उस रेशियो को बोलते हैं जो नेचर में सबसे ज़्यादा मिलता है, सबसे ज़्यादा और कई बार मिलता है, 1.6। अब ये जो 1:1.6 ये क्या है? ये एक रेशियो है। नेचर में बने हुए किसी भी चीज़ को लेंथ और विड्थ का जैसे रेशियो निकालो तो 1:1.6 आएगा, है ना। अपने फेस का लंबाई और चौड़ाई का रेशियो निकालो तो अप्रोक्सीमेटली 1:1.6 आता है ना। उंगली का निकालो, हाथ का निकालो, नेचर में कई ऐसी चीज़ें मिलती हैं, पेटल, एक फूल, पत्ता, किसी चीज़ का निकालो, तुमको 1:1.6 मिलता है। ये कोई कह सकता है ये कोइंसिडेंस है क्या? तो जैसा शुरू में मैंने कहा कि नंबर्स क्या है, नेचर का ही रिफ्लेक्शन था ना, तो नंबर्स के खास पैटर्न उसी नेचर को शो करते हैं, है ना। तो पेटल उठा लो, तुम काउंटिंग भी उसी तरीके से करो। अब ये मज़ेदार चीज़ है, ये चीज़ कैसे पता चला? ये चीज़ 12th सेंचुरी में एक फिबोनाची नाम के एक मैथमेटिशियन थे। फिबोनाची उनका रियल नेम नहीं है, उनका रियल नेम लियोनार्डो समथिंग ऑफ पीसा करके समथिंग ऐसा था, अभी नाम मुझे ठीक से याद नहीं है। तो फिबोनाची जो थे 12th सेंचुरी में, हालांकि वो थे रहने वाले इटली के, इटली यानी कि रोमन एम्पायर उस समय बहुत मजबूत था, और उनके पिताजी जो थे वो काम करते थे, मर्चेंट्स के लिए काम करते थे। मर्चेंट्स के लिए जैसे आज डिप्लोमेट होता है ना, डिप्लोमेट होता है जो मर्चेंट्स के लिए अलग अलग राज्यों में जाता था ताकि वो व्यापार ठीक से कर सके, बिजनेस ठीक से कर सके, है ना। तो वो रोमन एम्पायर के डिप्लोमेट के बतौर उनको अल्जीरिया, उस टाइम, आज अल्जीरिया जिसको हम लोग कहते हैं, उस टाइम मेसोपोटामिया का पूरा वो था ना, तो अल्जीरिया में वो मतलब थे, और जो फिबोनाची थे वो वहीं पैदा हुए, मतलब वहीं उनके साथ बड़े हुए। लेकिन वो सिर्फ अल्जीरिया नहीं, कहते हैं कि वो अपने शुरुआती ज़िंदगी का लगभग 15-20 साल या उससे भी ज़्यादा वो अपने पिता के साथ घूमते रहे, क्योंकि मर्चेंट्स के साथ उनको घूमना होता था। तो वो पूरा अरेबियन इलाका जो है, जो मेसोपोटामिया का जो पूरा इलाका है, वहाँ पर वो लगातार घूमते रहते थे। और उस घूमने में फिबोनाची जब छोटे थे, बचपन से ही उनका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा था, और वो जो अरेबियन कल्चर है उनका संबंध इंडियन मतलब हिंदू सिविलाइजेशन के साथ भी था, जो वैदिक सिविलाइजेशन था। वैदिक मैथमेटिक्स और अरेबियन मैथमेटिक्स हाईली डेवलप मैथमेटिक्स उस समय तक थी और मानी जा सकती है। तो उस टाइम में उन हिंदू वैदिक मैथमेटिक्स भी और अरेबियन मैथमेटिक्स दोनों को मिल करके फिबोनाची ने स्टडी किया, और बहुत वन ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन उस टाइम के थे। मतलब कई उन्होंने किताबें लिखी, कुछ किताबें अभी खो गई हैं, हम उसको बचा नहीं पाए हैं, लेकिन उन्होंने एक सीरीज़ दिया जो पहला बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज था, जिससे कि गोल्डन रेशियो निकल करके आया है। वो सीरीज क्या था? उस सीरीज का नाम, या सीक्वेंस, सीरीज नहीं सीक्वेंस, उस सीक्वेंस का नाम फिबोनाची सीक्वेंस है ना। फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है? फिबोनाची सीक्वेंस होता है 0 से एक नंबर शुरू करो, ठीक है, अगला नंबर 1 लो, ठीक है। अब इसके बाद अगला कोई भी नंबर लेना है ना, तो कॉन्जिक्यूटिवली अगर अगला तुम नंबर लिखना चाहते हो तो अगला नंबर पिछले 2 नंबर का सम है ना।
तो क्या हो जाएगा, अगला नंबर 1 हो जाएगा, उसका अगला नंबर क्या होगा 2 हो जाएगा, इसके अगला नंबर 3, अगला 5, अगला 8, अगला 13, अगला 21, अगला 34, है ना, एंड सो ऑन। ठीक है, ये मजेदार नंबर था। फिबोनाची ने 1 से लिया था, बाद में लोगों ने 0 से उससे लेना शुरू कर दिया। ठीक है, अब एक रैंडमली, ये तो 1:1 आ रहा है ना, रैंडमली आगे बढ़ते हुए रेशियो निकालते हैं किसी दो नंबर का, है ना। जैसे 2/1 कितना आता है, 2 आता है। 3/2 कितना आता है, 1.5 आता है। 5/3 कितना आता है, करके देखो। 5/3 1.66। 8/5 करके देखो। 13/5 13/8 13/8 कैलकुलेटर करके देखो, एग्जैक्ट बताओ, 2-3 डेसिमल के बाद बताओ। 1.625। 21/13 1.615। 34/21 समथिंग इंटरेस्टिंग ना, समथिंग इंटरेस्टिंग। 1.6 is the ratio number which is interesting in this pattern। अगर ये नीचे तुम लोग को निकाल के ना दिखाया जाए तो बस इसमें पैटर्न, एक ही पैटर्न दिखता है, वो है कि अगला नंबर जो है वो पिछला 2 नंबर का सम है ना। लेकिन जैसे जैसे लार्जर नंबर की तरफ जाते हैं एक मजेदार नंबर मिलता है 1.6:1, 2 नंबर का रेशियो अगर निकालते हैं तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का रेशियो 1.6:1। अब घर जाके सब लोग गूगल करना फिबोनाची सीक्वेंस, एग्जाम्पल ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस। अब देखो मजेदार क्या होता है ना, तुम नेचर में जाओ, ठीक है, क्या करो, 10 फूल लो अलग अलग, ठीक है, हर एक फूल के नंबर ऑफ पेटल्स को काउंट करो, ठीक है, एक पेड़ का तना तोड़ो, ठीक है, और उसमें भी जितने पत्ते हैं उसको काउंट करो, ठीक है। मतलब 10 केस अगर तुम लोगे ना तो उसमें ज्यादातर केस तुमको ऐसा मिलता है इनमें से ही कोई नंबर मिलता है, इंटरेस्टिंगली। ये अब करके देखना। हाँ हाँ, तो बुक है तो दे देना, बाकी लोग भी पढ़ लेंगे जिसको इंटरेस्ट है। वैदिक, हाँ, ये वैदिक मैथमेटिक्स के पैटर्न को ही फिबोनाची ने उठाया था, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है ना। अब तुम एकदम सच में जाना, किसी गुलाब के पेटल्स को काउंट करना, 10 गुलाब लेना, 10 गुलाब के अलग अलग 10 के पेटल्स को काउंट करना, सारे के पेटल्स इनमें से ही कोई नंबर मतलब आश्चर्यजनक रूप से मिलते हैं, है ना। फिर क्या करना, एक पत्ता तोड़ लेना, नॉर्मल कोई भी पत्ता, अब पत्ते तो लंबे चौड़े भी होते हैं, है ना, एवरेज पत्ते जो तुमको नजर आ रहे हैं ना उसको तोड़ना, उसके लंबाई और चौड़ाई का रेशियो निकाल के देखना, अप्रोक्सीमेटली 1 गोल्डन रेशियो आता है। कई जगह तुम लोग गूगल पे गोल्डन रेशियो भी सर्च करना, ठीक है, हाँ भेज देना, ठीक है, उसके इसको हम कुछ कुछ भेजे हुए थे तो वो भेज देगी, ठीक है, तो ग्रुप में डाल देना गोल्डन रेशियो, है ना। तो गोल्डन रेशियो इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कोई कह सकता है क्या ये मतलब क्या ये एक ऐसा पैटर्न है जिससे हम नेचर को फुल्ली समझ सकते हैं, पूरा नेचर को समझा जा सकता है? जवाब है नहीं। ये कोइंसिडेंस भी इसीलिए है क्योंकि नंबर्स कहाँ से आया है, नेचर का ही एक रिफ्लेक्शन है ना, और नेचर अपने आप को जैसे रिफ्लेक्ट करेगी नंबर्स के कोई ना कोई पैटर्न से वो मिलेगी ही मिलेगी, है ना। तो ये कोइंसिडेंस है कि ये बहुत बढ़िया पैटर्न उनको फिबोनाची को मिल गया, ठीक है। तो ये एक खास तरह का सीक्वेंस था। तो फिबोनाची सीक्वेंस, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, जिसमें nth पहला टर्म अगर 2 है, दूसरा 4 है, तीसरा 6 होगा, चौथा 8 होगा एंड सो ऑन, सेम गैप पे आगे बढ़ेगा। पहले नंबर को टर्म 1 T1 नाम दिएंगे, सेकंड को T2, है ना, थर्ड को T3 और nth को Tn नाम देंगे ना। तो ये Tn क्या, nth टर्म को मान लेते हैं, फिबोनाची टर्म को ही शो कर रहा है, ठीक है। तो nth टर्म क्या होगा, ये सम ऑफ n-1 प्लस Tn-2 दोनों का सम होगा nth टर्म, अपने दो पहले वाले टर्म का। इसी को बोलते हैं फिबोनाची
सीक्वेंस, टर्म ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस, है ना। तो इस तरह से आप चीजों को निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये इंटरेस्टिंग हिस्ट्री था जहां से ये शुरू होता है। फिबोनाची 12th सेंचुरी की बात कर रहा है। उसके बाद भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग पैटर्न देखने की, उसको समझने की कोशिश की। मैथमेटिक्स में हम तो यही करते हैं ना, अभी तक तुम लोग जो भी पढ़े होगे याद करो, हम लोग यही करते हैं ना, पैटर्न ढूंढते हैं, उसका एक जनरल फॉर्म बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इवन नंबर को रिप्रेजेंट करो, कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो तुम कहोगे 2n, क्योंकि तुमने पैटर्न क्या देखा, सारा नंबर 2 का मल्टीपल है ना, 2n। n क्या है? नेचुरल नंबर। n को 0 पुट करो, 0 नहीं 1 पुट करो तो 2 आ जाएगा। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6 8। देखो इवन नंबर का सीक्वेंस मिल रहा है ना। तो इवन नंबर 2n से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। समझ आ रहा है सबको? ठीक है। अब मैं कहता हूं कि ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करो, तो तुम कहोगे कि अच्छा 2n प्लस या -1 कर देंगे, तो +1 ही अभी लिख लेते हैं, 1 कर देंगे तो ये ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि 2n इवन है, उसमें 1 ऐड कर रहे हैं तो हमको हमेशा ऑड मिलेगा, राइट। तो इस तरह से आपने क्या किया, पैटर्न ढूंढा और उसको जनरल फॉर्म में जनरलाइज कर दिया। यही तो हम लोग पहले भी किए हैं फॉर्मूले बनाते समय, है ना। जब हम लॉग के फॉर्मूले बना रहे थे, याद है ना, हमने लॉग में कई सारे फॉर्मूले बनाए थे। कैसे बनाए थे? हमने पैटर्न ढूंढा और उसको जनरलाइज कर दिया, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से सीक्वेंस और सीरीज भी पूरे हमें यही करना है, पैटर्न ढूंढना है। पूरे चैप्टर में हमें क्या करना है, पैटर्न ढूंढना है, एक जनरल फॉर्म बनाना है और इस फॉर्म को क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करना है। क्योंकि हर बार क्वेश्चन आएगा और हर बार हम पैटर्न ढूंढने चलें, ये सही बात तो नहीं है, फिर मैथमेटिक्स है ही किस लिए, है ना। तो पैटर्न ढूंढना है, फॉर्म बनाना है, उसको यूज करना है। यही हम लोग करने वाले हैं पूरे के पूरे सीक्वेंस एंड सीरीज में, ठीक है। चलो इसको रब कर। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि सीक्वेंस क्या है और सीरीज क्या है ना। तो पहले इस पे ही हम लोग लिख लेते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस होता है जब आप नंबर्स को एक खास पैटर्न में लिखे हो, उसको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। सेट नहीं बोलो, क्योंकि सेट फिर मैथमेटिकली अलग हो जाता है ना। तो नंबर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स इन सम पर्टिकुलर पैटर्न, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स written in some fixed pattern, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। समझ आया? क्लियर है? दूसरी चीज है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं? प्रोग्रेशन शब्द जो बना है वो बना है प्रोग्रेस से प्रोग्रेशन। तो एक ऐसा सीक्वेंस जो एक ऐसे पैटर्न को फॉलो करता हो जिसमें नंबर या तो ऑलवेज इंक्रीज कर रहा हो या ऑलवेज डिक्रीज कर रहा हो, है ना। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस जब होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन, है ना। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। ठीक है, मतलब प्रोग्रेस करना। प्रोग्रेस पॉजिटिव डायरेक्शन में भी कर सकता है और निगेटिव डायरेक्शन में। जब निगेटिव डायरेक्शन में प्रोग्रेस करेगा तो उसको बोलेंगे डिक्रीजिंग सीक्वेंस, और जब पॉजिटिव डायरेक्शन में करेगा तो उसको इंक्रीजिंग सीक्वेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरा सीरीज, सिंगल आर होता है ना। सीरीज क्या होता है? जब कोई भी सीक्वेंस सम के बतौर लिखा हो, सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ अ सीरीज इज कॉल्ड सीरीज, ठीक है। सम ऑफ, रुको,
when a sequence is written as sum of all terms is called सीरीज। ठीक है, इसको हम लोग सीरीज कहते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल लेते हैं तीनों का। ठीक है, सीक्वेंस 2 0 3 1 4 2। देखो जैसे कि ये लिखा हुआ है 2 0 3 1 4 2, कोई पैटर्न नहीं नजर आ रहा है ना, लेकिन एक पैटर्न आएगा 2 3 4 0 1 2, है ना। लेकिन ये ना तो घट रहा है ना तो बढ़ रहा है ना। लेकिन अगर हम बोले 1 2 3 4 5 6, अभी ये इंक्रीज कर रहा है, ये भी सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है ना। लेकिन ये क्या है, एक सेट पैटर्न में है जो इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए ये क्या है, प्रोग्रेशन, है ना। या फिर ऐसा भी होता 0 -1 -2 -3, ये भी प्रोग्रेशन है। ठीक है, और सीरीज क्या होगा, जब सबको सम के तौर पे 1 + 2 + 3 + 4 + 6, ये हो जाएगा सीरीज। समझ आया तीनों में फर्क? नोट। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात होगी। सबसे पहला चीज जो इसमें हम लोग को पढ़ना है सीक्वेंस सीरीज में, वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी। एपी सब लोग रिवाइज करके आए, क्लास 10th में पढ़ना है। ठीक है, एपी यानी कि अर्थमेटिक। अर्थमेटिक क्या, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन है यानी कि कैसा होगा पैटर्न, बढ़ेगा या घटेगा, है ना। और सीक्वेंस भी होगा क्योंकि ये स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस है ना। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो, दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा, ये दो स्टेटमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, ऑल सीक्वेंस आर प्रोग्रेशन, स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2, ऑल प्रोग्रेशन आर सीक्वेंस। स्टेटमेंट 2 सही है ना। हाँ, इसी तरह सीक्वेंस और सीरीज दोनों की ही बात कर रहे हैं, या प्रोग्रेशन सबकी बात कर रहे हैं। नंबर्स ऑफ टर्म्स के बेसिस पर अगर इसे बांटा जाए तो 2 टाइप्स, एक होगा फाइनाइट और एक होगा इनफाइनाइट। कितने टर्म्स हैं, एक में फाइनाइट। फाइनाइट का एग्जांपल क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ये क्या हुआ, फाइनाइट। फिर 1 2 3 4 5 ऑल नेचुरल नंबर्स, इनफाइनाइट हो गया, है ना, इनफाइनाइट हो गया। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो फाइनाइट और इनफाइनाइट प्रोग्रेशन, सीरीज या सीक्वेंस, उसमें भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम कहें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जानने नाम के पीछे का क्या है हिस्ट्री, तो ये कहा नहीं जा सकता है कि इसका नाम अर्थमेटिक ही क्यों रखा गया, लेकिन इसकी शुरुआत जहाँ से होती है, शुरुआत होती है गॉस नाम के एक मैथमेटिशियन थे। गॉस का सिर्फ मैथमेटिक्स में नहीं, फिजिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, कई जगहों पर, कई फील्ड में उनका काम है। क्लास 12 में गॉस का नाम तुम लोग सुनोगे, है ना। तो फिजिक्स में तो गॉस का कई फील्ड में काम था, और गॉस मतलब वन ऑफ द लीजेंड मैथमेटिशियन थे अपने टाइम के। ये बात 17-18 सेंचुरी की बात है। वन ऑफ द लीजेंड मैथमेटिशियन अपने टाइम के गॉस, जिन्होंने सबसे पहले इसको इस पैटर्न को देखने की कोशिश की थी, समझने की, सम निकालने की कोशिश की थी। हुआ ये था कि वो 10 साल के थे जब, 10-11 साल की उम्र में उनको टीचर ने 1 से 100 तक नेचुरल नंबर का सम निकाले, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम निकालने के लिए कहा। लगा कि लोग, सबको लगना चाहिए कि टाइम लगेगा ऐड करना हो, तो गॉस को कुछ मिनट भी नहीं लगे और उन्होंने जवाब बता दिया, तुरंत ही जवाब बता दिया। कैसे उन्होंने इसको किया, उन्होंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया था। 1 से 100 तक अगर लिखा जाए, 1 2 3 4 5 और ये 100 लास्ट में लिख देते हैं, 95 96 97 98
99 और ये हो गया 100। ठीक है, गॉस को इसका पूरा सम निकालना था। 10-11 साल की उम्र थी, क्लासरूम में टीचर ने कहा और उनको कुछ मिनट का समय लगा। क्या किया उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्वेशन किया? फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का सम कितना है? 101, राइट। सेकेंड नंबर और सेकेंड लास्ट नंबर का सम कितना है? थर्ड नंबर और थर्ड लास्ट नंबर का सम कितना है? फोर्थ नंबर एंड पीछे से फोर्थ नंबर का सम कितना है? आगे से nth और पीछे से nth का सम कितना होगा? 101, है ना। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट को उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने कहा 50 नंबर इधर से 50 नंबर इधर से सम करो तो 50 इंटू 101, यही आंसर है। सबका सम यही होगा ना। 101 101 101 कितने टाइम्स? 50 टाइम्स। 101 को 50 टाइम्स ऐड करना है, यानी कि 50 से मल्टीप्लाई करना है। समझ आ रहा है पैटर्न? बताओ। तो क्या किया उन्होंने? बस 50 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 50 नंबर इधर होंगे 50 नंबर उधर के होंगे और 101 101 101 50 बार आएगा, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। और बहुत टीचर को बहुत इंप्रेस हुए। फिर ऐसा सिर्फ एक नहीं था, कई इंसिडेंट्स हुए। जर्मनी के रहने वाले थे वो, और जर्मनी के बहुत छोटे से गरीब फैमिली से थे। उनको मतलब उनके टीचर किसी दूसरे जगह अच्छे स्कूल में ले गए, वहाँ से उनको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल गई, अच्छे जगह गए, फिजिक्स में रिसर्च किया और कई उसमें एरिया में इनका रिसर्च हुआ। और ये भी कहा जाता है जितना उन्होंने काम किया है उतना लोग उनको नहीं जान पाए, नहीं जानते हैं, है ना। तो गॉस वन ऑफ द लीजेंड मैथमेटिशियन थे, जहां से सीक्वेंस सीरीज में एपी की शुरुआत होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की शुरुआत होती है। ठीक है, तो अर्थमेटिक नाम कहाँ से? वो ऐसा माना जाता है वो ज्योमेट्रिकली किया गया है। उस पर फिर कभी बात करेंगे। ज्योमेट्रिकली एक रेक्टेंगल एक है जो जिसका साइड ए और बी है, और एक ऐसा स्क्वायर इमेजिन करो जिसका पेरीमीटर रेक्टेंगल के इक्वल है, तो वो तीसरा नंबर है 1 2 3 बोल दें। मान लो एक रेक्टेंगल है, ए और बी है, ठीक है। तो इसी पेरीमीटर का, ये भी ए हो जाएगा ये भी बी हो जाएगा, इसी पेरीमीटर का एक स्क्वायर इमेजिन करो, है ना। और इसी पेरीमीटर दोनों का सेम है, इसका साइज मान लो एल है, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 4L, और इसका कितना है? 2A प्लस बी, है ना। और L कितना हो जाएगा? A प्लस बी बाई 2, है ना। और ये जो नंबर है A और B का मिड बीच का नंबर है, ठीक है ना। और अर्थमेटिकली यहां से नाम दिया A, और A प्लस बी बाई 2 को हमने C नाम दे दिया मान लो। तो ACB एक ऐसा प्रोग्रेशन है जिसको कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नाम दिया गया, यहां से नाम आया है, ठीक है। अगर इसकी हिस्ट्री देखो तो यहां से नाम आया है, यानी कि A, C और B, इसके बीच का जितना गैप है इसके बीच का उतना ही गैप होगा। क्यों? क्योंकि A और B का एवरेज है C, दोनों के बीच में है C, A प्लस बी बाई 2, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, A को अगर हम लोग 3 बोल दें, B को हम लोग 5 बोल दें, तो 3 और 5 को ऐड करो तो कितना आएगा? 8, और बाई 2 करो तो 4 आ जाएगा। दोनों के बीच का टर्म आता है ना, जिसको हम लोग एवरेज भी कहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यहां से नाम आया है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ आया? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है या एक ऐसा प्रोग्रेशन है जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होता है ना। तो इसका डिफाइन कर लेते हैं, दोज प्रोग्रेशन in which difference between two consecutive terms is constant are called अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एग्जाम्पल, 1 2 3 4
नेचुरल नंबर। दूसरा एग्जाम्पल इवन नंबर। तीसरा एग्जाम्पल ऑड नंबर। चौथा एग्जाम्पल मल्टीपल ऑफ थ्री एंड सो ऑन, बहुत सारा अब हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें nth टर्म को कैसे लिखा जाए ये देखते हैं। मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज A। पहला टर्म A है एंड द कांस्टेंट, इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं तो सबको पता है ना, एंड कॉमन डिफरेंस इज D, राइट। तो पहला टर्म अगर A है तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस D। अगला टर्म क्या हो जाएगा, फिर D बढ़ेगा, है ना, तो A प्लस 2D। अगला टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस 3D। अगला टर्म A प्लस 4D। समझ आ रहा है ना, एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें पैटर्न ढूंढते हैं। हमें क्या कहा कि हमें पैटर्न ढूंढना है ना, तो पैटर्न ढूंढते हैं। ठीक है, सबने नोट कर लिया। अब इसमें पैटर्न ढूंढना है हमें। ठीक है, पहला टर्म क्या है, इसको T1 बोल देते हैं। T1 इज इक्वल टू क्या है हमारा A। T2 क्या है हमारा A प्लस D ऐड हो गया। क्यों D ऐड हो गया, क्योंकि सेम कांस्टेंट टाइम ऐड होना है ना। फिर तीसरा टर्म क्या होगा, A में एक और D ऐड हो जाएगा, यानी कि 2D हो जाएगा। अब A प्लस D, है ना। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस 3D। सब लोग समझ रहे हैं, समझ रहे हो तुम, आ रहा है, ठीक। अच्छा ये बताओ, ऐसे ही आगे बढ़े तो मैं पूछूं 100th टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस 99D। यही होगा ना, समझ आया पैटर्न। इसी तरह Tn पूछे nth टर्म, अब फॉर्मूला बना रहे हैं, यहाँ देख लो सब लोग, अब फॉर्मूला बना रहे हैं, है ना। तो nth टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। दैट इज आवर फॉर्मूला फॉर nth टर्म। पैटर्न खोज लिया हमने, समझ आया। तो ये क्या हो गया हमारा nth टर्म, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं। इफ फर्स्ट टर्म, या सीधे लिख देते A इज इक्वल टू मान लो -5 है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 7 है, ठीक है। फाइंड T90। चलो 90th टर्म फाइंड करना है। A प्लस n माइनस 1D, है ना, पहला टर्म है -5 प्लस 90 है, यानी 89 इंटू 7 विच इज इक्वल टू -5 प्लस 7 9 जा 63, 6 7 8 जा 56 और 6 62। 6 2 3 में 5 माइनस कर दो तो 6 1 8। यही आंसर हो गया हमारा, राइट। ऑल क्लियर, ठीक है। अगला एग्जाम्पल करते हैं। इफ nth टर्म इज इक्वल टू 185, ठीक है, D इज इक्वल टू -7, ठीक है। फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म। चलो 50th टर्म है, चलो अब बनाओ। देखो Tn क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A हमको नहीं पता है, ठीक। तो A फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 185 इज इक्वल टू 185 इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, A प्लस 49 इंटू -7 विच इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 185
माइनस 9 7 जा 63, 6 7 4 जा 28 और 6 34, कितना आ जाएगा 158 है ना 3 ना। हाँ ठीक ठीक ठीक, एडिशन होगा, ओ नहीं 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 एडिशन होगा ना। हाँ ठीक 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 ठीक, एडिशन होगा, ठीक ठीक ठीक, एडिशन होगा ना, ये पूरा इधर आएगा तो 5 3 8 4 8 12 और 3 1 4 1 5 528 पहला नंबर होगा, तब तो घटते हुए आ रहा है ना। अब पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा ये निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो टी एन यहां से क्या आ जाएगा, इस पैटर्न को टी एन का फॉर्मूला फिर से लिखते हैं, टी एन ए माइनस टी एन इज इक्वल टू ए के जगह 528 प्लस एन माइनस 1 इंटू -7 है ना। और क्या कह रहा है, टी एन क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना है, पहला नेगेटिव है ना, 0 से कम होना है। तो टी एन यानी कि 528 प्लस एन माइनस 1 इंटू -7 इज लेस देन 0, ये पूरा जाएगा इधर, तो 528 लेस देन एन माइनस 1 इंटू 7 हो जाएगा +7, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, 7 यहाँ से हटाए तो 528/7 होगा और +1 होगा, 1 इधर आएगा तो +1 इज लेस देन n होगा, ये आएगा हमारे पास, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो क्या आता है, 5 यहाँ 7 हो जाएगा और 35, 535/7 है ना, तो n इज ग्रेटर देन 535/7, ठीक है, ये आया, ठीक है। और इसको कट करो तो क्या आ जाएगा, 7 7 जा 49, 4 5 7 6 जा 42 और पॉइंट समथिंग आएगा, 76 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। n का वैल्यू, और n का वैल्यू इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और n का वैल्यू इंटीजर है ना। तो इसका n इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट, सॉरी इससे बड़ा 76 से बड़ा जो भी इंटीजर होगा वही होगा, यानी कि 77, सीधे अभी करो, ठीक है। तो 77th टर्म जो होगा वो n निकला है अभी, ठीक है। ये इनइक्वालिटी जो लोग पढ़े हैं वो इजीली अभी समझ जाएंगे, ठीक है। तो n अभी n निकला है, यानी कि कौन सा टर्म होगा वो निकला है। टर्म क्या होगा, क्वेश्चन क्या है, फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी कि n का वैल्यू फिर से हमको यहाँ पुट करना है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 77 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 528 माइनस 76 इंटू 7, 76 इंटू 7, जो भी आएगा वही आंसर, पहला नेगेटिव टर्म हो जाएगा। हमारे पास nth टर्म क्या है, nth टर्म ऑफ AP, टी एन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, यही है ना। इसको और अच्छे से लिखे तो देखो इसको एन डी को पहले लिख लेते हैं, ठीक है, एन डी प्लस ए माइनस डी, ऐसा लिख सकते हैं क्या, है ना। अब ये देखो टी एन जो है ये लीनियर फंक्शन नहीं बोलो, हाँ ठीक है फंक्शन बोल सकते हैं, लीनियर फंक्शन ऑफ n के साथ लीनियर फंक्शन का रिश्ता है ax प्लस बी, ऐसा ही mx प्लस सी, ऐसा वाला y इज इक्वल टू mx प्लस सी, या बोलो ax प्लस बी, ये लीनियर ही रिलेशन है ना। तो n के साथ tn कैसा है, लीनियर रिलेशन रखता है ना। और a माइनस डी, ये क्या है, ये जो कांस्टेंट टर्म है किस चीज को शो करता है, a माइनस डी को, है ना। अब हम कहें कि इफ tn इज इक्वल टू 2n प्लस n माइनस 1, ऐसा दे दिए, ठीक है।
तो क्या ये AP को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये nth टर्म जो है क्या ये AP को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे ठीक है 3n - 1, ठीक है, AP को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं? तो क्या करते हैं कि पहले एक बार बना के चेक कर लेते हैं, है ना। पहला टर्म क्या होगा, T1, n के जगह 1 पुट करना होगा। पहले सब लोग देख ले, पहला टर्म होगा T1, n की जगह 1 पुट किया हमने, और इधर भी n की जगह 1 पुट करना होगा। तो क्या हो जाएगा 3 - 1 = 2। T2 क्या आ जाएगा, 3 × 2 6 - 1 5। T3 क्या हो जाएगा, 9 - 1 8। T4 क्या हो जाएगा, 12 - 1 11। T5 क्या हो जाएगा, 15 14, हाँ 14, ठीक है। T6 क्या हो जाएगा, 17 एंड सो ऑन। देखो तो 2 5 8 11 14 17, 3 का गैप है, यानी कि ये एक AP है ना। तो देखो लीनियर फंक्शन, तुम कैसा भी फंक्शन निकाल के चेक कर लो ना, T अगर n के साथ लीनियरली डिपेंडेंट है तो हम क्या बोलेंगे, वो AP है। यानी कि AP अगर nth टर्म लिखा हुआ है और उसको AP पहचानना है तो हम लोग और ऐसा बोलेंगे Tn = an + b अगर है, AB कांस्टेंट है वेयर। अच्छा AB मत करो PQ, क्योंकि A हमने मान लिया है ना कुछ PQ कर दो, Pn + Q है ना, n नेचुरल नंबर वेरिएबल है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि Tn Pn + Q है अगर, तो हम क्या बोलेंगे, ये AP को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा क्या ये AP को रिप्रेजेंट करेगा? अगर हम ये पूछे Tn = 5n, क्या ये करेगा? करेगा 5 का मल्टीपल ना, 5 अगला हो जाएगा 10, n का वैल्यू 2 पुट करेंगे, n का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 15, 4 पुट करेंगे तो 20 एंड सो ऑन। तो 5 का मल्टीपल, ये तो सीधा ही दिख रहा है कि है ना। तो इस तरीके से जब भी लीनियर हो, यानी कि n का पावर 1 जहां भी है लीनियरली डिपेंडेंट है, तो ये क्या है, AP है। लेकिन Tn = n², क्या ये AP है? नहीं है। 1², 2², 3², 4², ये AP नहीं है। लेकिन क्या ये सीक्वेंस है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं सीक्वेंस, सीरीज, प्रोग्रेशन, AP, यहां तक पहुंचे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन बनाओ। Tm = 1/n, यानी कि A + m - 1 × D = 1/n। और दूसरा वाला T nth टर्म दिया है ना, तो यहां पर क्या, ये नहीं आया समझ, आ गया ना। और सेकंड वाला इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, A + यहाँ पर m की जगह n हो जाएगा, nth टर्म कह रहा है, n - 1 × D = 1/m, ठीक है। क्या करें, माइनस कर दें, D आ जाएगा, है ना। कट करो, माइनस माइनस माइनस, ये गया और इसमें माइनस हुआ और D निकल गया, तो m - 1 - n + 1 और D बाहर = 1/n - 1/m, ठीक है। 1 कट गया तो यहाँ m - n × D = mn m - n, m - n कट गया, D = 1/m × n, ये आया। फिर A = क्या आ जाएगा यहाँ से, A = 1/n माइनस ये पूरा, D के जगह 1/mn पुट कर देंगे, है ना। तो ये आ जाएगा 1/n माइनस m - 1/mn, और LCM लो, mn = mn माइनस mn प्लस n, mn m, ठीक है। mn कट जाएगा, n/mn
और n से n कट गया 1/m, ठीक है। और mth 1/m इंटू एन, सॉरी m इंटू nth टर्म हमको निकालना है ना। तो t m इंटू n क्या हो जाएगा, a प्लस m इंटू n माइनस 1 इंटू डी, यही हो जाएगा ना। टी एन अगर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है तो यहाँ n की जगह mn है तो यहाँ भी mn आ जाएगा, 1/mn आएगा। ओ हाँ सॉरी, mn LCM हो गया, n से n कटा m माइनस m प्लस n m, अच्छा हाँ 1, ठीक है। और ये कट गया 1/mn, ठीक है। तो टी एम एन क्या हो जाएगा, a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू क्या हो गया 1/mn और mn माइनस 1 इंटू 1/mn, 1/mn LCM हो गया। और यहाँ mn माइनस 1, mn माइनस 1 और यहाँ प्लस में है, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस mn माइनस 1, 1 से 1 कट गया, mn/mn ये 1 आ गया, यही आंसर, ठीक है। समझ आया सबको।